नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर जोर लगा दिया है कि किसी भी कीमत पर उनके राज्य से कोई भी किसान दिल्ली तक न पहुंच सके। उत्तराखंड की पुलिस ने राज्य के ऊधम सिंह नगर से बीते शुक्रवार को दिल्ली कूच करने वाले 1000 से ज्यादा किसानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन किसानों का वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हुआ था, जब इन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से हटाकर आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया था। इससे पहले हरियाणा पुलिस ने भी 13 किसानों के खिलाफ इसलिए हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था क्योंकि उन्होंने अंबाला में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को काले झंडे दिखाए थे और रास्ते को रोकने की कोशिश की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अपील के बाद भी पंजाब में किसानों ने जियो के टावर्स की बिजली सप्लाई काटना बंद नहीं की है। सूत्रों ने कहा कि बिजली कनेक्शन काटे जाने से पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक मोबाइल टावर प्रभावित हुए हैं। बता दें, विरोध प्रदर्शन शुरू होने से अब तक 1338 से अधिक मोबाइल टावरों की बिजली काटी गई है और अभी भी ये क्रम जारी है। किसानों का कहना है कि वो ऐसा करके कॉरपोरेट के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बता दें, किसानों ने रिलायंस के सभी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कृषि कानून का विरोध कर रहे वकील अमरजीत सिंह राय ने आत्महत्या कर ली है। पंजाब के फजलिका जिले के वकील भारतीय किसान यूनियन उग्रहा से जुड़े किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल थे। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के साथ प्रदर्शन में शामिल इस वकील ने किसानी में इस्तेमाल होने वाला रसायन खाकर अपनी जान दे दी। बता दें, इस महीने की शुरुआत में ही 65 साल के करनाल के रहने वाले एक धार्मिक नेता ने भी सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मार ली थी। अरुणाचल प्रदेश में अपने 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू काफी नाराज चल रही है। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा है, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। विधायक तोड़ने के मुद्दे पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वह अरुणाचल प्रदेश की यह खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। त्यागी ने कहा कि अरुणाचल में भाजपा की सरकार को कोई खतरा नहीं था, इसलिए बीजेपी ने ऐसा करके गठबंधन धर्म का उल्लंघन किया है। जेडीयू ने इस मसले पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की है। जेडीयू ने कहा कि उनके विधायकों को अरुणाचल के मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में ही शामिल कर लिया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से बिहार में सरकार चला रहे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये गठबंधन अटूट है। सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सभी नेताओं ने उनको मिलकर समझाया कि हम चुनाव आपके नाम पर लड़े हैं और जनता ने आपको वोट दिया है, तब वो सीएम बने। हालांकि बिहार में जारी उठापटक से ये साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू में खटास बढ़ रही है। ऐसे समय में जबकि बीजेपी शासित राज्यों में कथित लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की होड़ सी लग गई है, बिहार में बीजेपी के साथ सत्ता में सहयोगी जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एकदम उलट बयान दिया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने लव जिहाद के मसले पर कहा कि लव जिहाद को लेकर देश में घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। त्यागी ने कहा कि संविधान और सीआरपीसी की प्रावधान 2 वयस्कों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आज़ादी देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या फिर क्षेत्र का हो। देश में गंभीर मुद्दों पर बवाल के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर निजी विदेश यात्रा पर चले गए हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी रविवार की सुबह कतर एयरवेज की उड़ान से इटली के मिलान के लिए रवाना हुए हैं। बता दें कि सोमवार को कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस है, लिहाजा राहुल पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि हर तरफ से निराश और हताश हो चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक नए सिरे से हौसला देने की जरूरत है। इसके लिए भला पार्टी के स्थापना दिवस के मौके से बेहतर कौन सा मौका हो सकता है, लेकिन राहुल ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बजाय विदेश यात्रा बेहतर समझी। आज जब देश में किसान महीने भर से 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में मुख्य विपक्षी दल के बड़े नेता का अचानक विदेश यात्रा पर जाना अटपटा तो लगता ही है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि सोनिया गांधी हैं। बीजेपी सांसद जनरल वीके सिंह ने राहुल की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है, राहुल को बधाई, यहां कांग्रेस स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी विदेश में आराम कर रहे हैं, शायद बहुत थक गए होंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में सरकार द्वारा संचालित के.एस. साकेत डिग्री कॉलेज के छात्रों सहित 6 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
कॉलेज के प्राचार्य ने सभी के खिलाफ राष्ट्र विरोधी नारे लगाने यानी आज़ादी के नारे लगाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। प्राचार्य एनडी पांडे का कहना है कि इन लोगों ने लेके रहेंगे आज़ादी जैसे देशद्रोही नारे लगाए जो जेएनयू में लगाए जाते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि कॉलेज में छात्र संगठन के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। इसको लेकर वो नारे लगा रहे थे और आज़ादी से उनका मतलब था कि वो प्राचार्य और मुख्य प्रॉक्टर से आज़ादी चाहते हैं, लेकिन कॉलेज ने इसको राष्ट्र के साथ जोड़ दिया और पुलिस ने देशद्रोह जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी एआईएडीएमके ने सहयोगी दल बीजेपी से साफ कह दिया है कि वो उनकी शर्तों पर गठबंधन में आना चाहते हैं तो आए। एआईएडीएमके ने कह दिया है कि उनको ऐसी किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करना है जो उनको हुक्म दे। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और डिप्टी कोऑर्डिनेटर केपी मुनुसामी ने रविवार को सहयोगी दल बीजेपी को लेकर जमकर आक्रामक बयानबाजी की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को एआईएडीएमके की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के पलानीस्वामी का समर्थन करना होगा और दूसरी शर्त है कि जीत होने की स्थिति में राज्य सरकार में किसी तरह की भागीदारी नहीं मांगी जाएगी। मतलब वो बीजेपी से मंत्री नहीं बनाने वाले हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि उनका ये बयान विधानसभा चुनाव से पहले दोनों दलों के रिश्ते की खाई को और चौड़ा करने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में कभी दोस्त रहे बीजेपी और शिवसेना के बीच सियासी अदावत इस कदर बढ़ गई है, ये बड़े नेताओं के परिवारों तक पहुंच गई है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अपरोक्ष तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को घेरने की कोशिश हुई तो अब मामला शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी पीएमसी बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने वर्षा से मुंबई स्थित दफ्तर में आने के लिए कहा है। ईडी की ओर से उन्हें ये तीसरा समन है। उत्तर प्रदेश के एटा से कथित लव जिहाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति और पत्नी को फिर से मिला दिया है और साथ ही कहा है कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा आरोपी युवक सलमान उर्फ करण के खिलाफ दायर अपहरण करने, बहला फुसला के शादी करने जैसी धाराओं में दायर एफआईआर को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने साथ ही पुलिस से कहा कि वो जोड़े को सुरक्षा प्रदान करें। बता दें, कुछ महीने पहले शिखा और सलमान ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसके बाद आरोप लगा कि युवती को मुस्लिम युवक बहला फुसला कर भगा कर ले गया। बाद में पुलिस ने युवती को माता पिता के यहाँ भेज दिया और सलमान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। कोरोना वायरस संकट के बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के लिए 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और असम में आज से 2 दिन का ड्राई रन यानी पूर्व अभ्यास शुरू हो रहा है। इस ड्राई रन का मकसद टीकाकरण से पहले की सारी तैयारियों का जायजा लेना है। कोल्ड स्टोरेज और परिवहन व्यवस्था की जांच पड़ताल भी ड्राई रन का हिस्सा है। भारत में पिछले एक दिन में 20,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,02,07,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 1,47,901 हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,77,000 से अधिक हैं। नेपाल की राजनीति में चीन पूरी तरह से हस्तक्षेप कर रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली द्वारा संसद भंग किए जाने के बाद सत्ताधारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी 2 खेमों में बंट गई है। एक धड़े का नेतृत्व प्रधानमंत्री ओली कर रहे हैं और दूसरे धड़े का पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, और चीन पार्टी को बंटने से बचाने में लगा है। इसीलिए रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विंग के उपमंत्री गुओ एजोउ एक उच्च स्तरीय टीम के साथ नेपाल के राजधानी काठमांडू पहुंचे और आज इस प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा ने इसे शिष्टाचार भेंट कहा है। मेलबर्न टेस्ट में भारत जीत के करीब है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी चरमरा गई है और मेजबान टीम ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट गंवाकर 133 रन ही बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 2 रन की बढ़त बनाई है। टीम इंडिया ने पहली पारी में 326 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर कुल 131 रनों की बढ़त बनाई थी। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर ढेर कर दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।